ईरान ने और एक बहुत बड़ी जानकारी जो निकल कर आई, जो अमेरिका का एक बड़ा फेलियर आने वाले समय में सिद्ध होगा। अमेरिका अपनी टॉम हॉक मिसाइल और अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकता है। F-35 दुनिया के सामने फेलियर है, ये सबने देखा, लेकिन इसका मिसाइल सिस्टम फेल मारा वो लोगों ने पहली बार देखा। वो क्या हुआ, अभी आपको याद होगा कि युद्ध के पहले ही दिन खबर निकल कर आई कि इनकी एक मिसाइल ईरान के स्कूल पर जा गिरी, जहां पर बच्चियां पढ़ रही थी। लगभग 250 बच्चियां एक स्कूल के अंदर मारी जाती हैं। अमेरिका ने शुरुआत में डिनाई किया। ट्रंप से पूछा गया कि सर, एक जानकारी निकल कर आ रही है, मिस्टर हेक्सेट मतलब ट्रंप से पूछा गया कि बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन दैट वाज डन बाय ईरान। शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि ये मैंने नहीं, ईरान ने किया होगा। रिपोर्टर ने पूछा मिस्टर हेक्सेट से कि सर आप बताइए, तो हेक्सेट बोले हम इसकी जांच कर रहे हैं। ट्रंप ने अपनी तरफ से एक लाइन बोली कि नहीं, ये बम तो ईरान ने ही अपनी बच्चियों पर गिरा दिया होगा, कोई बात नहीं। रिपोर्टर्स पीछे पड़े रहे। रिपोर्टर्स ने पूछा कि साहब बताइए, प्रेसिडेंट ट्रंप, यूएस मिलिट्री इन्वेस्टिगेट कर रही है कि हो सकता है कि जो स्कूल पर जाकर बम गिरा था ईरान में, वो अमेरिका की गलती थी। ट्रंप कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता है। साथियों, जानकारी ये निकल कर आई है, अमेरिका की खुद की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन ने यह जांच की है और यह पता लगाया है कि अमेरिका की अपनी फेलियर थी टॉम हॉक मिसाइल बच्चियों के स्कूल पर चल जाना। यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन स्कूल इन ईरान, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ऐसी बात निकल कर आई। ये अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है। अर्थात अमेरिका जो दुनिया भर को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का ज्ञान देता है कि किसी भी आम नागरिक की मौत ना हो, वो खुद पहले ही दिन हमले में 250 लड़कियों को स्कूल में मार देता है। इस बात पर अब ह्यूमन राइट के जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सब सवाल पूछ रहे हैं कि दुश्मनी आपकी खमेनी से थी कि बच्चियों से थी? आप तो प्रोग्रेसिव थॉट के थे ना, आप तो चाहते थे कि बच्चियां पढ़ें, आप तो ईरान को एक फ्री सोसाइटी देना चाहते थे, आप चाहते थे कि वहां के बच्चे पढ़ें, वहां की बच्चियां खुले में जिंदगी जिए, आपने बच्चियों को ही मार दिया। इस बात को लेकर के अब ईरान ने इस स्ट्राइक की जांच को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अकाउंटेबल अमेरिका को ठहराने की मांग की है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है वो एक बार फिर पिटता दिख रहा है। और ये सारे की सारी जो मैं आपके सामने बात बोल रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि सर आपको बड़ी खुशी हो रही है कि ट्रंप पिट रहे हैं। देखिए, ट्रंप ने इस पूरी दुनिया को जब से आए हैं बहुत से दर्द दिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है सर, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो खराब हो गया हो इनके चलते, मेरा ही नहीं भाई, बहुत सी दुनिया की देशों की इकोनॉमी पूरी तरह हिल गई है जब से ये राष्ट्रपति बने हैं। लेके टैरिफ से लेके सैंक्शन से लेके युद्ध से लेके, मतलब इन्होंने जो भी स्थितियां अपनाई हैं वो पूरी दुनिया के लिए भीषण होती जा रही हैं। ऐसे में इनका ईरान को लेकर के जो नजरिया था, यदि यह नजरिया सही सिद्ध होता तो अब तक रेजिम चेंज के नाम पर खमनेई के खत्म होते ही चीजें बदल जानी चाहिए, नहीं बदली और अमेरिका उन्हें नहीं कंट्रोल कर पाया। और तो और अपने धार्मिक अंधता के प्रति दिखाने के लिए ट्रंप कुर्सी पर बैठे और बहुत सारे पादरियों को बुलाकर, पोप्स को, चर्च को, उनको बुलाकर अपने ऊपर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए कि मुझे शक्ति दो, मुझे युद्ध लड़ना है। अब इनकी मजाक बन रही है, दुनिया भर में रील बन रही है। चाइना तो इनकी बड़ी फिरकी ले रहा है कि साहब इनके यहां पर इस तरह से शक्तियां दी जा रही है ट्रंप को कि इनको मोर पावर मिले। ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब सवाल यह है कि खमेनी ने ऐसा क्या मॉडल तैयार किया था कि अमेरिका इसको क्रैक नहीं कर पा रहा है। भाई, इजराइल के पास में खुफिया एजेंसी रही, अमेरिका के पास खुफिया एजेंसी रही। देखिए, इजराइल का ईरान से लड़ना एक विकल्प नहीं, एक मतलब ऑप्शन नहीं था, वो जजमेंट था, वो करना ही था उनको, क्योंकि इजराइल को एनी टाइम दिक्कत रही है ईरान से, क्योंकि ईरान ने हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, हर तरफ से इन्हें दिक्कतें दी है। इजराइल का ईरान के साथ कंफ्लिक्ट समझ में आता है, समझ में इसलिए आता है क्योंकि ईरान इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो इजराइल को खत्म करना चाहता है। अब जब खत्म करना चाहता है, नेतन्याहू जो अच्छा खेल गए वो क्या था कि वो इस जंग में अमेरिका को साथ ले आए कि सर वो आपको भी गाली देता है, वो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका, मुर्दाबाद अमेरिका कहता है, तो बोले आप चलो सर, तो वो उनको ले आया। और अमेरिका के साथ आने से इस जंग में जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो पूरे वैश्विक जगत को नुकसान होने की हुई। अगर ये इजराइल ईरान रहता तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर इतनी दिक्कतें नहीं आती। अमेरिका के साथ आने से सारा की सारा खेल बिगड़ना शुरू हुआ। अच्छा, इन लोगों ने खमेनी को टारगेट किया कि भाई जब अमेरिका आ रहा है तो कुछ बड़ा करेंगे, और धमकी दी कि किसी और को आप अपने यहां पर सुप्रीम लीडर नहीं बनाओगे। भाई साहब खमेनी जाते हैं, उनके बड़े बेटे को सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं कि इनके बेटे को मार दिया गया है, लेकिन फिर से रिपोर्ट निकल कर आती है कि नहीं, वो घायल हो सकते हैं, वो छुपे हुए हो सकते हैं, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं। क्योंकि तुमने जब खुलेआम कह रखा है कि किसी को सुप्रीम लीडर बनाओगे तो उसे मार दिया जाएगा, तो हो सकता है कि अब वो सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर चल रहे हो। खेला कहां से निकल कर आया, अल जजीरा ने इसको कंप्लीट कवर किया है कि असल मायने में इनकी स्ट्रेटजी में ईरान ने इस युद्ध को लंबा खींचने की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई है, और उस स्ट्रेटजी में 12 दिन से वो युद्ध लड़ रहा है और अभी लंबे समय तक वो युद्ध लड़ने की स्थिति में है। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी को, अपने युद्ध की तैयारी को 7 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। इनकी सेना 7 अलग अलग कमान के साथ कंट्रोल होती है। सुप्रीम लीडर खमेनी की जब मौत हुई, उसके 50 टॉप अधिकारी साथ में मारे गए। उसके बावजूद भी अगर सब कुछ चल रहा है तो इसके पीछे का कारण है इनकी एक स्ट्रेटजी। ये कारण इसलिए क्योंकि युद्ध के पहले ही दिन जब खमेनी चले गए, उसके बाद में इनके विदेश मंत्री ने एक बयान दिया और कहा कि हम लोग 2 दशक बोले तो 20 साल से आप लोगों को देख रहे हैं। 20 साल का मतलब इराक पर हमला हुआ था, अफगानिस्तान पर हमला हुआ था, दोनों की दोनों ईरान के पड़ोसी थे। बोले 20 साल से हम अमेरिका की स्ट्रेटजी को देख रहे हैं, सोचकर देखो तब से हम दुश्मनी तुम्हारे खिलाफ लेकर बैठे हैं, कुछ तो सीखे होंगे। अच्छा, ये बात पता कैसे चलती है? देखो, इन्होंने ही हमास को ट्रेनिंग दी होगी, क्योंकि हमास कहा जाता है पूरी तरह स्पॉन्सर्ड बाय ईरान है। हमास को खत्म करने के लिए लगातार इजराइल इतने से गाजा पर हमले किए जा रहा है, लेकिन अभी भी हमास बचा हुआ है। बंधकों को छुड़ाने
छुड़ाने के लिए इजराइल ने जहां तहां हमले करने थे कर लिए, लेकिन छूटे तब जब हमास ने चाहा कि बंधक छोड़ेगा। यानी इन्होंने डिफेंस के नाम पर पूरे गाजा के अंदर ना जाने कैसी कैसी टनल्स बना ली थी। बिल्कुल वैसे ही ईरान जब इतने समय से अफगानिस्तान और इराक में नुकसान देख चुका था तो इन्होंने युद्ध की तैयारियां की होंगी। तो इसी कारण से इनके विदेश मंत्री का यह बयान कि हम डिसाइड करेंगे कि युद्ध कैसे खत्म होगा, आप नहीं, ये इन्होंने 1 मार्च को कह दिया था। आज आप 12 मार्च को सुन रहे हैं। तब से ये लोग अगर अब तक जंग में हैं तो इसके कुछ तो मायने होंगे। सद्दाम हुसैन को जब मारने अमेरिका घुसा था 2003 में, बकायदा प्लानिंग के साथ एयर कैंपेन किया, ग्राउंड इन्वेजन किया, कई सिटीज को बाईपास किया, सद्दाम हुसैन को पकड़कर मार दिया, लेकिन उसके बावजूद इराक शांत नहीं हुआ। इराक में लगभग इन्हें 8 साल लग गए, इराक अभी तक इनके पूरे कंट्रोल में नहीं आया। फाइनली उनको उसी के हाल पर छोड़ना पड़ा। अफगानिस्तान में अलकायदा को खत्म करने के नाम पर जब से घुसा अमेरिका 2001 से, फाइनली 21 में अपने सैनिकों को वापस लेकर के ही बाहर निकला, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी एयर पावर अच्छी है, मिसाइल स्ट्रेटेजी अच्छी है, ग्राउंड फोर्स नहीं है, लोगों में समर्थन नहीं है। सत्ता परिवर्तन के नाम पर जब जब यह अटैक करता है, दुनिया के देशों को बर्बाद तो करता है, लेकिन उस बर्बादी के बाद उस जगह पर सॉल्यूशन नहीं दे पाता, और जब सॉल्यूशन नहीं आते तो उसके परिणाम घातक बनते हैं। फिलहाल के लिए ईरान भी इसी के साथ आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने अपनी तरफ से ईरान में सत्ता परिवर्तन का काम तो किया कि चलो भाई खमनेई को हटा देते हैं, लेकिन खमनेई जाने से पहले ही एक मोज़ेक डिफेंस सिस्टम बना गए थे। मोज़ेक डिफेंस सिस्टम क्या होता है? आपने घरों में कई बार नीचे जब टाइल्स की जगह पर कई जगह चिप्स कराई जाती है तो छोटी छोटी टाइल्स लगाई जाती हैं, अव्यवस्थित तरीके से बिछा दी जाती है टाइल्स के खीरे को। कुछ इस तरह की टाइल्स आपने घर में बिछी देखी हो, हमारे यहाँ चिप्स करना कहते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से होता है मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब क्या है? कुछ भी सेंट्रलाइज्ड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली हेडक्वार्टर है। उदाहरण के लिए, भारत से दुश्मनी रखने वाला कोई व्यक्ति अगर सबसे बड़ा हमला प्लान करेगा तो कहां करेगा? सबसे बड़ा अगर कोई हमला प्लान करेगा तो कहां करेगा? तो दिमाग करेगा कि यार दिल्ली इनकी राजधानी है, यहां पर सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बैठते हैं, टॉप सेक्रेटरीज बैठते हैं, पूरी तरह से दिल्ली प्राइम लोकेशन है। बोले फिर और बोले इनके कमांड सेंटर्स को देखो तो सब पता है, सबको सब पता है कि वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर यहां है, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर यहां है, सबको सब पता है। मुंबई इनकी इकोनॉमिक कैपिटल है। ईरान में ऐसा कुछ नहीं पता है। ईरान की राजधानी तेहरान है, ये सबको पता है, लेकिन कौन से कमांड का मुख्यालय कहां है कुछ नहीं पता है। सब छोटे छोटे कमांडर्स के पास फुल पावर है। मतलब इस तरह से व्यवस्थित करके इन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी क्षेत्र कहीं पर भी अधिकारी बनकर बैठा है और उसके पास डिसीजन लेने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। हर लेवल पर 4-4 उत्तराधिकारी बना रखे हैं। पहला लीडर मरा, कोई बात नहीं, तू बनेगा दूसरे नंबर पे, तू भी मर गया, तीसरा बनेगा, चौथा मरेगा, यानी लंबा समय तक युद्ध खींचेगा। और यह काम खमनेई लंबे समय से कर रहे थे। उन्होंने यही काम IRGC में सबसे पहले लागू किया। इनके कमांडर थे जिसका नाम था मोहम्मद अली जाफरी। उन्होंने 2007 से लेकर 19 के बीच में डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस सिस्टम डेवलप किया, जिसमें इन्होंने जो इनकी सेना है ना उसको 7 भागों में बांटा। IRGC, बसीज मिलिशिया, नियमित सेना, इस तरह से इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया। तो मोज़ेक डिफेंस सिस्टम में क्या करते हैं कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो जाए तो भी जंग चलती रहे। अक्सर हमने युद्धों में सीखा है कि सेनापति मरा, सेना सरेंडर हो जाती है। यहां पर एक सेनापति मरा, उससे अगला वाला ऑटोमेटिक सेनापति है, यानी कि उसके आदेश को सबको मानना पड़ेगा। यह नहीं है कि अब सेना विहीन है, नहीं। यही कारण है कि खमनेई के चले जाने के बाद भी युद्ध लगातार चलता रहा। उनके आदेश के इंतजार में नहीं था, IRGC लगातार युद्ध लड़ती चली जा रही थी। डिसेंट्रलाइज यानी पावर को केंद्रित नहीं किया, हर कमांडर को पहले से ही अधिकार दिया हुआ था। यह कहा हुआ था कि एक हिस्सा नष्ट हो जाए तो दूसरा काम करता रहना चाहिए। कुल मिलाकर के जो इनको उद्देश्य दिए हुए थे वो ये थे कि ईरान की सेना को जंग लंबे समय तक लड़नी है, और जब लंबे समय तक लड़ोगे तो दुश्मन खुद सरेंडर कर जाएगा। कमांड सिस्टम को तोड़ना इन लोगों को मुश्किल बनाना। ऐसा क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर कंट्रोल में नहीं रहता अमेरिका के, तो दुनिया में मंदी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। युद्ध के माहौल में जैसे जैसे मंदी बढ़ेगी, अमेरिका पर प्रेशर बढ़ेगा कि वो लोगों के लिए तेल खरीदना आसान करे, अदरवाइज रशिया पावरफुल खड़ा हो जाएगा। अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसे और ज्यादा लंबे समय तक युद्ध खींचने की सुध नहीं है, उसे मजबूरी में हामी भरनी पड़ेगी, और जब वो हामी भरेगा तो खेला बिगड़ जाएगा। सोचकर देखिए, उन्होंने सेना को 7 भागों में, रेगुलर आर्मी, एयर डिफेंस यूनिट, IRGC, बसीज मिलिशिया, नौसेना, मिसाइल फोर्स, क्षेत्रीय नेटवर्क, सबको अलग बांटा हुआ है और कहा हुआ है कि सब अपने अपने लेवल पर कंट्रोल करेंगे। और तो और प्रॉक्सीज भी जो है ना, उनको भी आदेश था, कल को सुप्रीम लीडर का आदेश मिलना बंद हो जाए तो हिजबुल्लाह को आदेश था कि तुम अपने आप मारना शुरू करोगे। वो 250 मिसाइल उठा के आज इजराइल पर मार दिया। तो ये सब काम जो चल रहा है, ये ईरान ने बहुत सोच समझ कर किया, और इसमें चीन का बड़ा रोल बताया जाता है। कहा जाता है कि चाइना से ना इन्होंने सीखा था। चाइना से कैसे सीखा? चाइना के एक नेता हुआ करते थे माओ सुंग। माओ के चक्कर में माओवाद का संकल्पना निकल कर आई थी। वो प्रोलॉन्ग्ड वॉर की थ्योरी पर काम करते थे। उनका कहना था कि अगर जंग जीतने की स्थिति में ना हो तो जंग को लंबा कर दो। अगर जंग लंबे समय तक नहीं जीत पा रहे हो तो उसे लंबा खींचो, तो जो आपके सामने आक्रामक है वो अंगेज हो रहा है और उसका समय बहुत कीमती है, और जब समय कीमती है तो वो युद्ध से खुद पीछे हटने लगता है। अमेरिका वियतनाम वॉर में चाहे पीछे हटा हो, अफगानिस्तान में पीछे हटा हो, तमाम जगह जब भी दुनिया पीछे हटी है तो वो इस तरह से हटी है। इसी बात को इन्होंने अपना लिया। ईरान ने कहा ठीक है, इसी मॉडल को अपनाएंगे, मोज़ेक मॉडल बनाएंगे, युद्ध को लंबा खींच ले जाएंगे। अर्थात अमेरिका नहीं चाहता था युद्ध लंबा चले, लेकिन ईरान ने इसे लंबा बना दिया है और बोले हम चाहते हैं कब तक चले। ये मॉडल अब अपने आप में एक बड़ी मोज़ेक डिफेंस सिस्टम के रूप में निकल कर आ रहा है, और वो हेडलाइंस दोबारा तैर रही हैं कि वी विल डिसाइड व्हेन टू एंड वॉर, नॉट यूएस। अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा कि युद्ध कब रोकना है। इसका मतलब ईरान हो रहा है अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका के लिए,
और अमेरिका अगर इसमें फंसता है तो दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आएगा। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हो सकता है आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें, अपने साथियों के साथ चैनल को साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।